नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपका अपना शर्वा क्लासेज बड़ा महत्वपूर्ण चैनल जो आपके लिए संपूर्ण जियोग्राफी जो है उपलब्ध करवाता है। तो सभी साथी आपके अपने शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह महत्वपूर्ण इसीलिए कि आपको फर्स्ट ग्रेड की जियोग्राफी, सेकंड ग्रेड जियोग्राफी, रीट मेंस के लिए जियोग्राफी, लैब असिस्टेंट, फोर्थ ग्रेड और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ज्योग्राफी है उपलब्ध करवाता है। तो सभी साथी जुड़े और आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल का खुद का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सर्वा क्लासेज के नाम से इस तरह का लोगो इसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और एप्लीकेशन में आपको संपूर्ण रिकॉर्डेड क्लास, इसके अलावा पीडीएफ में नोट्स, इसके अलावा लाइव क्लास और साथ साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेगी। तो जुड़े सभी साथी और हो जाए तैयार अपने मिशन में सफल होने के लिए। हमारा छोटा सा प्रयास है कि आपको आपके मिशन में सफल होने के लिए हम अपना योगदान दे सकें। साथियों, कक्षा 12 का एनसीईआरटी का सिलेबस अपने शुरू कर रखा है। उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो द्वितीय क्रियाएं, यानी क्लास 12 और एनसीईआरटी सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस अपन ने शुरू कर रखा है। तो सभी साथी जो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थी है उन सभी तक अपनी कक्षाएं पहुंचे ताकि वो अपनी तैयारी बेहतर कर सके। यानी बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह का सिलेबस और किस तरह का ब्लूप्रिंट होता है बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग अपने शानदार तरीके से नोट्स बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अवश्य उन साथियों को जोड़ें। शुरू करते हैं इन लफ्जों के साथ में आज की क्लास। सफलता का कोई जादू नहीं, सफलता का कोई जादू नहीं, ये रोज की मेहनत का चमत्कार है। वक्त को यूं न गवाओ, वक्त को यूं न गवाओ, हर लंबा यहाँ एक उपहार है। वक्त को यूं न गवाओ, यह हर लंबा यहाँ एक उपहार है। हार से भी हार न मानो, हार से भी हार न मानो, संभावनाओं से भरा संसार है। अगर खुद पर भरोसा हो तो, अगर खुद पर भरोसा हो तो हर एक सपना साकार है, हर एक सपना साकार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास को अपन शुभारंभ करते हैं, दूसरा पार्ट इस क्लास का। और आज अपन देखेंगे, कल अपन ने उद्योगों का प्रकार आकार के आधार पर देख लिया था। आज अपन देखते हैं कच्चे माल पर प्रमुख उद्योग और उनके प्रकार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कच्चे माल पर आधारित प्रमुख उद्योग। जब बात कच्चे माल की आती है साथियों, तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो इस आधार पर उद्योग को अपनी एनसीईआरटी की बुक कक्षा 12 के अंदर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से है? कृषि आधारित उद्योग, इसमें कृषि से कच्चा माल मिलता है। इन कारखानों को क्या मिलता है? कृषि से कच्चा माल मिलता है, समझ गए? यानी कृषि से यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होता है। ऐसे कारखाने जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर डिपेंड होते हैं उनको कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे अपन बात कर दें सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग का बात कर लें, चीनी उद्योग बात कर लें, तो ये वो उद्योग है जो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। इसमें कच्चा माल जो होता है वो खनिज से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? खनिजों से, यानी खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसमें जितने भी खनिज आते हैं, जितने भी खनिज से संबंधित कारखाने आते हैं, चाहे लोहा इस्पात की बात कर लें, चाहे शीशा जस्ता संद्रावक की बात कर लें, चाहे सीमेंट उद्योग की बात कर लें, है ना, सभी उद्योग इसमें शामिल हो जाते हैं जो खनिजों पर डिपेंड होते हैं। तीसरा जो उद्योग मुख्य रूप से है वो है रसायन आधारित उद्योग। जब बात रसायन की आती है तो इसमें मुख्य रूप से केमिकल पेट्रो रसायन उद्योग में जो पेट्रो रसायन कारखाने, मुख्य रूप से जो रिफाइनरियां लगी होती है उन रिफाइनरियों के आसपास में विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन कारखाने स्थापित होते हैं।
जिसमें कृत्रिम रेशे बनते हैं, जैसे पॉलिस्टर बनता है, नायलॉन बनता है, रेयॉन बनता है, एक्रिलिक बनता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां बनती है। इसके अलावा काफी मेडिसिन बनती है ना। इसके अलावा कुछ अपन कहें तो ये खाद्य बनती है, रासायनिक उर्वरक बनते हैं। तो ये सभी कहाँ है, किस पर डिपेंड होते हैं? पेट्रो रसायन उद्योगों पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ से इन कारखानों को कहा क्या मिलता है? कच्चा माल मिल जाता है। चौथा प्रकार कारखानों का यहाँ पे है वन आधारित उद्योग। तो यहाँ पर इन उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता है? इन उद्योगों को कच्चा माल वनों से मिलता है, कच्चा माल वनों से। तो वनों से कच्चा माल मिलने के कारण इनका नाम क्या रख दिया? वन आधारित उद्योग। जैसे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि बात करें अपन लाख। अब लाख मुख्य रूप से लेसी पर लखा जीव से प्राप्त होती है। तो लाख उद्योग ये किस पर डिपेंड है? वनों पर। रेशम की बात कर लें। इसके अलावा कुछ लोग शहद इकट्ठा करते हैं, तो उससे संबंधित जो उनको डिब्बाबंद करना है, पैकिंग करने आदि कारखाने किस पर है? जंगलों पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो ये मुख्य रूप से, या फर्नीचर उद्योग मुख्य रूप से किस पर डिपेंड होता है? वनों पर। तो फर्नीचर उद्योग की बात कर लें, ये कारखाने भी किस पर डिपेंड है? वनों पर डिपेंड है। तो मुख्य रूप से भाई जहां से जिसको कच्चा माल उपलब्ध होता है, उस कारखाने को उसी प्रकार से परिभाषित किया जाता है। और अंत में पांचवा प्रकार यहां दे रखा वो है पशु आधारित उद्योग। तो यहां से पशुओं से कच्चा माल मिलता है। किन से? पशुओं से। यहां पशुओं से कच्चा माल मिलता है, इस कारण से इनको पशु आधारित कारखाने कहा जाता है। अब इसमें जैसे कि जानवरों की खाल होती है, उससे कई प्रकार के कारखाने चलते हैं, जैसे कि जूते बनते हैं, जूतियां बनती है ना, खाल से बनती है। जानवरों से जैसे ऊन मिलती है, तो ऊन से ऊन के कपड़े बनते हैं, वो जानवरों पर मुख्य रूप से डिपेंड होते हैं, क्योंकि ऊन है मुख्य रूप से पशुओं से मिलती है, जैसे भेड़ की ऊन होती है ना। और भी अन्य है, जैसे इनकी हड्डियों से कई प्रकार के कारखाने चलते हैं, तो वो भी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे हाथी दांत की बात कर लें अपन, तो हाथी दांत जो होता है वो कारखानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी महंगा वस्तुएं बनती है, विशेषकर जैसे चूड़ियां बनती है हाथी दांत की, जो काफी कॉस्टली होती है और काफी लोग उनको पहनते भी है, उनको धारण भी करते हैं। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के कारखाने कच्चे माल के आधार पर अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर कक्षा 12 में दे रखे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं बारी बारी से, विस्तार से देख लेते हैं इनको। पहला प्रकार है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग की बात आती है साथियों, तो इसमें मुख्य रूप से खेतों से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर उद्योग सभी इसमें शामिल होते हैं, है ना। जो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलने वाले जो कारखाने होते हैं, वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि शक्कर बनाते हैं, चीनी, शक्कर, गुड़ गन्ने पर डिपेंड होता है। अचार बनते हैं, फलों का रस होता है, फल खेती से मिलता है। पेय पदार्थ जिसमें चाय है, कॉफी है ना। सूती वस्त्र जो उद्योग है मुख्य रूप से वहीं डिपेंड है। रेशमी वस्त्र, रेशम जो है शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है, ठीक है। और जूट उद्योग है, जूट मुख्य रूप से कृषि एक फसल है, रेशेदार फसल है। इसके अलावा रबड़ के बागान होते हैं, मुख्य रूप से मलेशिया इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। तो आदि जो उद्योग है किस पर डिपेंड है? ये कच्चा माल आपको इनको कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। इस कारण से इन कारखानों को क्या कहा जाता है? कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। समझने का प्रयास कीजिए और किस प्रकार से इसका उत्तर अपन लिख सकते हैं। एक सिंपल सी भाषा में अपन कहें तो मैंने बड़े शॉर्ट वे में और सिंपल भाषा में आपको ये आप तक ये जो सिलेबस है वो पहुंचाने का प्रयास किया है, तो शायद आपको पसंद आएगा। अगला बिंदु है मेरे दोस्तों कृषि आधारित कारखाने। अब बात में अभी मैंने चर्चा कर दी थी प्रारंभिक स्टेज पे कि मुख्य रूप से कृषि से जिन उद्योगों को कच्चा माल की उपलब्धता होती है, जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं, ऐसे कारखाने कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। साथियों जैसे कि यह कृषि क्या कहेंगे, इसमें यह कृषि व्यापार होता है, अर्थात कृषि, ये क्या हुआ, अच्छा हाँ, अपन कृषि आधारित उद्योगों की चर्चा कर रहे थे, तो अब नया आया है कृषि कारखाने। इससे पहले वाला क्या था? एक मिनट, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। फिर यहां एक शब्द आता है, एक प्रश्न आता है कृषि कारखाने, है ना। कृषि कारखाने, तो कृषि कारखाने क्या है मुख्य रूप से? तो यह कृषि व्यापार होता है। क्या है? एक कृषि व्यापार मुख्य रूप से व्यापारिक फसलों का उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन भी इसमें होता है। तो एक कृषि व्यापार होता है, अर्थात व्यापारिक कृषि जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है,
है ना, औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, जिसका वित्त पोषण प्राय व्यापार करता है। क्योंकि जहां भाई जिस व्यापार में जो कच्चा माल यहाँ से मिलता है और जिस वस्तु का व्यापार करने के लिए जिस वस्तु की उत्पादकता बढ़ानी होती है, तो वहां पे वित्त पोषण भी वो व्यापारी इसको करता है। ठीक है। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े होते हैं, यंत्रीकृत होते हैं और रसायनों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के फर्टिलाइजर केमिकल्स है काम में ले जाते हैं, कीटनाशक काम में ले जाते हैं और अच्छी संरचना वाले होते हैं। तो ऐसी संरचना वाले जो मुख्य रूप से क्षेत्र होते हैं उनको कृषि कारखाने कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षा के अंदर कि कृषि कारखाने किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो आसानी से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला बिंदु है खनिज आधारित उद्योग। दूसरा जो प्रकार है खनिज आधारित उद्योग। जब खनिज आधारित उद्योग की बात आती है तो मुख्य रूप से अपन देखेंगे इसमें कि जिन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, ऐसे उद्योगों को अपन क्या कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। बेसिक सी बात है, खनिज आधारित उद्योग। ठीक है। जैसे लोहा इस्पात है तो इसमें लोहा अयस्क को काम में लेता है, मैग्नीज को काम में लिया जाता है ना। कच्चे लोहा प्रारंभ में अयस्क से लोहा तैयार होता है, जिसको ढलवा लोहा इस्पात मिलाते, इसमें मैग्नीज मिलाते हैं, फिर इसका इस्पात बनता है। सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से किस पर डिपेंड है, खनिजों पर डिपेंड है, क्योंकि इसमें चूना पत्थर मुख्य रूप से काम में लिया जाता है, जिप्सम काम में लिया जाता है। तो आदि आदि कारखाने और भी काफी सारे, शीशा जस्ता संद्रावक है, ये मुख्य रूप से किस पर डिपेंड होता है, खनिजों पर डिपेंड होता है ना। पेट्रो रसायन उद्योग जो होते हैं, पेट्रोलियम कारखाने, रिफाइनरियां होती है, किस पर डिपेंड होती है, खनिज पर डिपेंड होती है। तो और भी खूब सारे कारखाने जो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, खनिजों पर डिपेंड होते हैं। यानी खनिज जो उपलब्धता होती है उस बेस पे उसको कच्चा माल के रूप में काम में लेते हुए ये कारखाने हैं वो चला करते हैं। अगला बिंदु आता है इसमें रसायन आधारित उद्योग। जब बात रसायन आधारित उद्योग की आती है तो साथियों तीसरा प्रकार इसका है, तो वे कारखाने जिनमें रसायन का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे यहां बात करते हैं पेट्रो रसायन, तो पेट्रो रसायन मैंने कहा था कि जहां रिफाइनरी लगी होती, क्या लगी होती है, रिफाइनरी लगी होती है, तो उसके आसपास में मुख्य रूप से ये कारखाने पेट्रो रसायन उद्योग लगते हैं। क्यों? क्योंकि रिफाइनरी के अंदर जो वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज से विभिन्न प्रकार के कारखाने वहां स्थापित हो जाते हैं। समूह अर्थव्यवस्था आपको समझाया था मैंने, तो कारखाने यहाँ स्थापित हो जाते हैं और उन कारखानों में मुख्य रूप से क्या होता है कि यहाँ से मिलने वाला जो कच्चा वेस्टेज है वो कच्चे माल के रूप में काम आता है। जैसे मैंने कहा कि धागे बनते हैं, 4 तरह के धागे यहाँ पे बनते हैं, जैसे पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, रेयन है, नायलॉन है। ये एक प्रकार से कृत्रिम रेशे बनते हैं, कृत्रिम धागे बनते हैं, प्राकृतिक ना होकर के, तो वो यहीं से इन्हीं पर डिपेंड होते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा गंधक, नमक, इनको भी मुख्य रूप से कारखानों में काम में लिया जाता है, तो कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं और प्लास्टिक बनाया जाता है। ठीक है। और भी कई कारखाने हैं जो मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं, रसायनों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रकार है वनों पर आधारित कारखाने। अब बात वन की आए तो इसमें कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त लकड़ी या वनों से प्राप्त जो उत्पाद है वो कच्चे माल के रूप में काम में ले जाएंगे। तो वे उद्योग जिनमें वनों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, तो मुख्य रूप से कागज उद्योग, जैसे कागज की लुगदी जो है, जंगलों से घास मिलती है, वनस्पतियां मिलती है, उनको सड़ा गला करके मुख्य रूप से उसकी लुगदी बना करके उससे कागज बनाया जाता है। जैसे फर्नीचर बनता है तो विभिन्न प्रकार की लकड़ी का स्रोत क्या है, जंगल तो है, जंगलों से ही लकड़ी काटी जाती है और उसको फर्नीचर के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे लाख उद्योग है तो यह मुख्य रूप से एक जीव होता है, लेशिफर जीव। तो लेशिफर जीव जो है उसको मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है, और शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है ना। और इससे मुख्य रूप से क्या मिलता है, लाख मिलता है। ये एक प्रकार से एक रसायन छोड़ता है, लाख छोड़ता है, जो लाख के रूप में काम आता है। तो ये कहाँ मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं मुख्य रूप से, है ना। तो आदि कारखाने जो किस पर डिपेंड होते हैं, ये वनों पर डिपेंड होने के कारण इनको वन आधारित उद्योग के रूप में जाना जाता है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ के अपन लिखें तो इजीली अपन लिख सकते हैं। अगला प्रकार है पशु आधारित उद्योग। अब बात ही जब पशु की आ गई तो ये पशुओं से कच्चा माल इनको मिलेगा, तो वे उद्योग जिनको पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का जिनमें उपयोग किया जाता है पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। लिख देंगे सिंपल सा, जिसमें चमड़ा,
पशुओं से मिलता है, जिसके अपन बनाते हैं, चमड़े के कई सामान बनते हैं, जैसे अपन कई फर्श बनाते हैं, जूते बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, और भी कई सामान जो मुख्य रूप से अपन डेली यूज करते हैं, है ना। और अपन काफी पसंद भी करते हैं चमड़े का सामान। अपन कहते हैं जूते प्योर चमड़े के है कि नहीं भाई, है ना। और प्योर चमड़े के यदि पहन रखे हैं, अपने लेदर के जूते पहन रखे हैं, तो अपने आप को प्राउड फील करते हैं भी मैंने प्योर चमड़े के जूते पहन रखे हैं, लेदर के पहन रखे हैं। हालांकि चमड़े को कमतर मानते हैं, ये बात अलग है, लेकिन पॉकेट में जो पैसे जो मनी रखी जाती है वो इसी चमड़े के फर्श में रखी जाती है। लोगों की सोच होती है ना, क्योंकि वो जिस प्रकार से प्यूरिफाई होकर आ जाता है एक फैक्ट्री में जाकर के, वहां से यदि वो एक नई रूप में आ जाता है तो वो मान लेते हैं कि वो शुद्ध मान लिया जाता है, होता वो चमड़ा ही है। ऊन के वस्त्र मुख्य रूप से तो पशुओं पर डिपेंड है, जैसे भेड़ से ऊन मिलती है और उससे ऊनी वस्त्र तैयार हो जाती है ना। इसके अलावा हाथी दांत, हठी हो गया, है ना, हाथी दांत, इसको हाथी दांत पढ़े। हाथी दांत से मुख्य रूप से क्या बनती है, चूड़ियां बनती है ना, और भी कई प्रकार की सौंदर्य या सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री ऐसे तैयार की जाती है। तो मुख्य रूप से इनका उपयोग ये इन पशुओं से प्रदान किया गया जो कच्चा माल है उसका इस उद्योग में उपयोग होता है। इस प्रकार से ऐसे कारखाने जो इन पशुओं पर डिपेंड होते हैं उनको पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। ठीक है, बेसिक सी बात है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आधारभूत उद्योग। अगला आता है आधारभूत उद्योग। देखो नाम से ही इसका अर्थ निकल जाता है आधारभूत उद्योग। इसको बेसिक कहें तो वो उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हो, दूसरे उद्योगों के लिए क्या हो, आधार हो, बेस हो। कैसे, किस प्रकार से, देखो बेसिकली अपन देखेंगे आधारभूत कौन से उद्योग हो गए, वे उद्योग जिनमें निर्मित माल अन्य, टाइपिंग मिस्टेक, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोगी हो। ठीक है, ऐसे उद्योग यानी आधारभूत कौन से हो गए, वे उद्योग जिनमें निर्मित माल अन्य उद्योगों में या अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोगी हो। ठीक है, वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड ने पूछा है, कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, अब इसमें बनने वाला जो इस्पात है, लोहा इस्पात में बनने वाला जो इस्पात है वो उसमें अन्य कारखानों में जैसे उसी से मशीनें भी बनती है, उस लोहे से तो बनती है, उससे एंगल भी बनता है, उससे पाइप भी बनता है। तो ये विभिन्न फैक्ट्रियों में काम होते हैं अलग अलग, है ना। ये इसके अलावा जिससे सिलाई मशीन भी लोहे से बनती है, इससे गाड़ी भी इसी से बनती है। तो अन्य कारखानों के लिए जो इस्पात है वो क्या है, एक कच्चा माल है। समझ गए। तो मुख्य रूप से तो ऐसे कारखाने जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं या ऐसे कारखाने जिनमें उत्पादित माल जो है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम आता है, उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सीसा जस्ता संद्रावक। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, ये कैसे आ गया, अगला दूसरा आता है उपभोक्ता उद्योग। कौन सा, उपभोक्ता उद्योग। नाम भी लिखा है उपभोक्ता, इसका मतलब इसका डायरेक्ट उपयोग होता है। ऐसी वस्तुएं जिनका डायरेक्ट उपयोग कौन करता है, उपभोक्ता करता है। यानी ऐसे ऐसे कारखाने वो जिन वस्तुओं का प्रोडक्ट करते हैं वो सीधे तौर पे उपभोक्ताओं के लिए उपयोग में आती है, ऐसे कारखाने उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। यथा देखिए, देखो इसमें क्या लिखा मैंने कि वे उद्योग जो ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो सीधे उपभोक्ताओं के लिए उपभोग किया जाता है, ऐसे उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। यथा ब्रेड बनाने वाले, अब ब्रेड बाजार में आती है, अपन खरीद के लाए, चाय के साथ नाश्ता कर लेते हैं। बिस्किट सीधे बाजार से लाए, चाय के साथ नाश्ता कर लेते हैं। चाय घर लाके के सीधा बॉईल किया दूध के साथ में और चुस्की ले ली। साबुन कपड़े वॉश कर ली, बुक पढ़ ली, पेन लिखने काम में ले लिया,
टेलीविजन ला के लगाया और देखने लग गए, है ना, एंजॉय करने लगे। तो कहने का तात्पर्य ये सारी जो वस्तुएं हैं वो सीधे काम आती है। ये सारी वस्तुएं क्या है, सीधे काम आती है। क्या आती है, सीधे काम आती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से है दूसरे कारखाने में कच्चे माल के रूप में नहीं होता, इसलिए ऐसे उद्योग जो इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। ठीक है ना, बेसिक सी बात है। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व यानी किसी कारखाने का मालिकाना हक अपन कहें कि इसका मालिक कौन है, मालिकाना हक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर मुख्य रूप से कारखाने जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे अपनी बुक में 3 प्रकार के कारखाने यहां मिलेंगे। एक तो निजी, जो किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में जिसका स्वामित्व होता है। एक सरकारी, जिसके सरकार जो है जिसके ऊपर सभी लोगों का अधिकार होता है, मुख्य रूप से ऐसे कारखाने सरकारी होते हैं। और तीसरा संयुक्त, जिसके अंदर मुख्य रूप से कुछ प्रतिशत सरकारी होता है और कुछ प्रतिशत निजी होता है। तो यहाँ पर निजी कारखाने, सार्वजनिक कारखाने और संयुक्त कारखाने, 3 प्रकार के कारखानों की चर्चा अपन करने वाले हैं। सबसे पहला है निजी उद्योग। देखिए साथियों, निजी उद्योग की जब बात आती है तो ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास हो, भाई जिसने पैसा लगाया है उसी का कारखाना है ना, तो वो व्यक्तिगत सामान है, ये पर्सनल सामान हो गया अपना। ठीक है, जैसे आपने कहीं आटा चक्की खुद ने लगाई है पैसे लगा करके, तो आपका निजी कारखाना है। आपने कहीं पे लोहा इस्पात का कारखाना लगाया है तो वो आपका खुद का कारखाना है। आप बिल्डिंग वर्कशॉप आपने शुरू किया है तो आपका खुद का कारखाना है, तो वो निजी स्वामित्व में आएगा। और ऐसे जो कारखाने हैं कहाँ मिलेंगे, उदाहरण के रूप में ये पूंजीवादी देशों में अधिकतर देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, पूंजीवादी देशों में। मुख्य रूप से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पे इस तरह के कारखाने अधिक मिलते हैं, क्योंकि ये पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्थाएं होती है और पूंजीपतियों को अधिक श्रेय दिया जाता है। दूसरा प्रकार है सार्वजनिक। ऐसे कारखाने जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं इनको मुख्य रूप से, यानी सरकार किसकी होती है, पब्लिक की होती है। तो ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में हो उनको अपन क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। और ऐसे उद्योग कहाँ मिलेंगे, समाजवादी देशों में। ऐसे देश जहां पे समाजवादी व्यवस्थाएं है, यानी उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर समाज का संपूर्ण प्रभुत्व है ना, तो ऐसे देशों में जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ऐसे और लिख दूं मैं तो और ज्यादा ये स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे देश जहां पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन देशों में मुख्य रूप से कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आपको अधिक मिलते हैं, है ना। तो अधिकतर ऐसे उद्योग स्थापित होते हैं। जैसे कि अपन बात करें भारत के संदर्भ में, यदि भारत के संदर्भ में कि सरकारी कारखाने कौन कौन से हैं तो उनकी चर्चा भारत के संदर्भ में अपन करते हैं। तो देखेंगे भेल, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से है। इसके अलावा भारतीय तेल निगम है। इसके अलावा ONGC है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नाम से। और भी कारखाने हैं जो मुख्य रूप से सरकार ने, जैसे रक्षा से संबंधित जितने भी उपकरण बनते हैं वो सारे के सारे रक्षा से संबंधित कारखाने सरकार के खुद के अधीन है। ठीक है ना, तो ऐसे कारखाने जो मुख्य रूप से है वो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला देखिए, अगला कारखाना है तीसरा प्रकार, संयुक्त उपक्रम। तीसरा कौन सा है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अभी मैंने कहा था इसके अंदर है संयुक्त का मतलब हो गया कुछ भाग निजी, तय नहीं है कि कितना %, है ना, कुछ भाग निजी और कुछ भाग सरकारी, कुछ भाग सरकारी या सार्वजनिक। ऐसे कारखाने जो मुख्य रूप से जिसमें कुछ हिस्सा सरकारी हो और कुछ प्राइवेट हाथों में है। जैसे अपन कह दें कि यहाँ पे 40% हिस्सेदारी सरकार ने निजी हाथों में दे रखी है और 60% हिस्सेदारी अपने हाथ में ले रखी है। इस तरह के कारखाने जो होते हैं उसको संयुक्त उपक्रम बोलते हैं, है ना। तो ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व निजी और सार्वजनिक दोनों हाथों में हो तो उनको अपन कौन सा उद्योग कहेंगे, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। जिसमें देखिए मारुति उद्योग,
मारुति उद्योग जो है मुख्य रूप से उसमें सरकार की और निजी दोनों भागीदारी है ना। तो एक प्रकार से कहें कैसा है, संयुक्त उपक्रम है ना। सुजुकी उद्योग, तो सुजुकी उद्योग जो है पहले मारुति सुजुकी, आजकल मारुति और सुजुकी, ये कारखाने भी कैसे हैं, संयुक्त उपक्रम है, जिसके अंदर कुछ हिस्सा है वो प्राइवेट निजी लोगों के हाथों में है, निवेशकों के हाथ में है, और कुछ हिस्सा है सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। समझ गए। तो ये हो गए कारखानों के प्रकार स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद में एक नई संकल्पना आती है अपने लेशन में, वो नई संकल्पना है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। अब बात आई है उच्च प्रौद्योगिकी, इसका मतलब ये क्या हो गया, हाई टेक्नोलॉजी के कारखाने, है ना। उच्च प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया, हाई टेक्नोलॉजी। तो ऐसे कारखाने जो हाई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं मुख्य रूप से, वो इन कारखानों में शामिल होंगे। कैसे होते हैं ऐसे कारखाने, कहाँ स्थापित होते हैं, किस रूप में होते हैं। देखिए, यह निर्माण कार्य में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी मानी जाती है, जिसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग, क्या हो गया, उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध और विकास के, क्या लिखा है, गहन शोध और विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी जो नए नए अनुसंधान और खोज कर रही है और नए नए प्रयोग कर रही है, उसमें नई वस्तुओं का इजाद कर रही है ना। तो नए इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर नए नए कारखाने और नए नए युवा लोग जो है अपने नॉलेज का उपयोग करते हुए, नई आविष्कार करते हुए नई वस्तुओं को इजाद कर रहे हैं। आज अपन देखते हैं, तो ये जो कार्य होता है उसको अपन क्या कहेंगे, हाई टेक्नोलॉजी आधारित संकल्पना इसको कहेंगे, है ना। ये कैसी संकल्पना है, जो उच्च तकनीकी आधारित है। जैसे कि इसमें क्या होता है, यंत्र मानव, जिसको अपन अपनी भाषा में समझेंगे तो रोबोट कहेंगे। तो रोबोट बन रहा है, तो मुख्य रूप से हाई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसमें। आजकल रोबोट है जो पढ़ाने का काम भी करता है, ऑफिसों में काम तो करता ही है, वस्तुओं का लेन देन करता ही है, साथ साथ में इस तरह के रोबोट आ चुके हैं बाजार के अंदर, जो आपको पढ़ाएंगे, जो आपके साथ में चर्चा करेंगे, है ना, जो आपके साथ में एक मानवीय व्यवहार भी करेंगे, इस तरह के रोबोट आ चुके हैं। तो यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित कैड यानी प्रोग्राम, कंप्यूटर से बनने वाले प्रोग्राम डिजाइन, ठीक है ना। इसके अलावा कई नए रासायनिक और औषधीय उत्पाद, है ना, नए रासायनिक और औषधीय उत्पाद, ये सभी जो कार्य है वो उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसलिए इन कार्य क्षेत्रों को या इन कार्यों को किस में शामिल करेंगे अपन, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना में शामिल करेंगे। समझ गए होंगे, यानी ऐसे कारखाने जिसमें हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अब कुछ श्रमिकों को नाम दे रखा है ना, अलग अलग नाम दे रखा है। जैसे कि यहां नाम दे रखा है लाल कॉलर श्रमिक। अब ऐसे श्रमिक जो प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं, है ना, जो लोग घर से बाहर दूर काम करते हैं, उनको मुख्य रूप से लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। दूसरा आता है सफेद कॉलर श्रमिक। तो सफेद कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं, व्यवसायिक श्रमिक, जो व्यवसाय में सहयोग करते हैं लेकिन ये कुशल होते हैं, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में काम करते हैं लेकिन ये कुशल श्रमिक होते हैं, एक प्रकार से कहें। उसके बाद में नीला कॉलर श्रमिक, तो ये भी कौन से हो गए, कुशल श्रमिक हो गए, है ना। तो लेकिन सफेद कॉलर से थोड़े से ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं मुख्य रूप से नीला कॉलर श्रमिक, ठीक है। उसके बाद में गोल्ड कॉलर श्रमिक, स्वर्ण कॉलर श्रमिक, तो ये अत्यधिक कुशल श्रमिक होते हैं। स्वर्ण कॉलर जो क्या करते हैं, हाई लेवल की सेवाएं करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, इनको स्वर्ण कॉलर श्रमिक या गोल्ड कॉलर श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहां से ये कुछ याद रखने योग्य बिंदु होते हैं, जो मुख्य रूप से लाल कॉलर श्रमिक कौन सा होता है, सफेद कौन सा होता है, नीला कॉलर श्रमिक कौन सा होता है ना, और गोल्ड कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं, आदि आदि बिंदु। उसके बाद में है प्रौद्योगिक ध्रुव। अगला बिंदु है प्रौद्योगिकी ध्रुव। अब प्रौद्योगिक तकनीकी केंद्र, प्रौद्योगिकी ध्रुव तकनीकी केंद्र कौन से होते हैं, तो तकनीकी केंद्र कौन से हो गए मुख्य रूप से, तो ये वे प्रौद्योगिकी केंद्र होते हैं जो प्रादेशिक संकेंद्रित होते हैं विभिन्न प्रदेशों में ना। प्रादेशिक संकेंद्रित होने का मतलब समझ गए होंगे कि सभी जगह विस्तृत नहीं होते भाई, सभी जगह फैले, ऐसा नहीं है। ये कुछ प्रदेशों में केंद्रित होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और उच्च विशिष्टता लिए होते हैं,
उच्च विशिष्टता लिए होते हैं। इनके ऑफिस कैसे होते हैं, ये नहीं कि कहीं कहीं कार्यालय बने हुए हैं, कचरा पड़ा है, इधर सामान पड़ा है, इधर काफी ज्यादा जैसे कि गोदाम है उसमें माल ठूंसा पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है, इनमें आधुनिक और साफ सुथरे कार्यालय मिलते हैं आपको, प्रयोगशालाएं मिलती है ना। कैसी है, आधुनिक और साफ सुथरे कार्यालय और प्रयोगशालाएं मिलती है। ऐसे प्रौद्योगिकी ध्रुव है या तकनीकी जो केंद्र होते हैं वो कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, जैसे सैन फ्रांसिस्को के पास में, सैन फ्रांसिस्को के पास में सिलिकॉन घाटी क्या है, एक प्रौद्योगिकी ध्रुव है। इसके अलावा सिएटल के पास में सिलिकॉन वन क्या है, प्रौद्योगिकी ध्रुव है। और भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो भारत में अब आजकल अपना प्रौद्योगिकी ध्रुव बन रहा है बेंगलुरु। कौन सा, बेंगलुरु। बेंगलुरु या बेंगलुरु मुख्य रूप से नया नाम बेंगलुरु है। तो ये मुख्य रूप से अपना क्या बन रहा है, प्रौद्योगिकी ध्रुव बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने आईटी सेल के जितने भी कार्य हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित जितने भी प्रयोग हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये क्या है, हो गया है कि प्रौद्योगिकी ध्रुव हो गया, यानी तकनीकी क्षेत्र में एक केंद्र हो गया जहां पे टेक्निकल कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा क्या, गुड़गांव, दिल्ली के पास में गुड़गांव, तो यहां पर भी जैसे मारुति की फैक्ट्री, यहाँ पे मारुति कंपनी यहाँ पे स्थापित है, हीरो होंडा की हीरो की कंपनी यहाँ पे स्थापित है। तो बड़े बड़े जो केंद्र जो तकनीकी रूप से काम कर रहे हैं, है ना, जो टेक्निकली काम कर रहे हैं, ऐसे केंद्र जो होते हैं जो प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं और मुख्य रूप से विश्व में विभिन्न केंद्रों पर यानी निश्चित केंद्रों पर ये स्थापित होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में यहां से ये प्रश्न यदि पूछ ले तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, समझ गए होंगे, इजिली इसका उत्तर दिया जा सकता है। इसके साथ ही आपका द्वितीय क्रियाकलाप जो है वो संपन्न होता है और ये स्टूडेंट कह रही है सब्सक्राइब प्लीज, तो इसकी बात भी मान लें, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे लें कि ये कह रही है कि सर्वा क्लासेज यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अन्य साथियों को शेयर कर दें भाई, ताकि अन्य साथी भी इसको, अन्य जो साथी है सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ भी ये कह रही है कि डाउनलोड भी कर लें। क्या डाउनलोड कर लें, क्योंकि डाउनलोड करने के लिए क्या है अपने चैनल के अंदर, तो अपने चैनल के अंदर अपन गूगल प्ले स्टोर में अपन जाते हैं, कहां जाते हैं, गूगल प्ले स्टोर में अपन जाते हैं, तो अपने सर्वा क्लासेज के नाम से अपना एप्लीकेशन है, क्या है, अपना एप्लीकेशन खुद का, तो यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अब आपको ये सारी क्लासेज जो यूट्यूब पे है अपने एप्लीकेशन में मिल जाएगी, है ना। तो यहां से आप टेस्ट सीरीज है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है, उसका आनंद भी ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ में। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अगले चैप्टर के साथ में और नई ऊर्जा, नए जोश, नए उत्साह के साथ में। तब तक के लेते विदा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को विराम दूंगा कि मेहनत इतनी शिद्दत से करें, कि मेहनत इतनी शिद्दत से करें कि सफलता आपके कदम चूमे, कि सफलता आपके कदम चूमे। जय हिंद, जय भारत।